हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कल हम लोगों ने पैसिव वॉइस का जो चैप्टर स्टडी किया था वो मॉरल एक्सिलरीज का स्टडी किया था कि मॉरल एक्सिलरीज का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। ठीक, आज हम इस क्रम को आगे बढ़ाते। कल मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया था कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जब उनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर वो निम्नलिखित प्रकार की प्रीपोजिशंस लेती हैं। जैसे बाई के स्थान पर वो कहीं टू लेती हैं, बाई के स्थान पर कहीं वो एट लेती हैं, बाई के स्थान पर कहीं इन लेती हैं। तो ये डिपेंड विद लेती हैं, इन लेती हैं। ये तब की बात हो रही है जब कुछ ऐसी गिनी चुनी क्रियाएं होती है उनके साथ ऐसा होता है। तो कल के चैप्टर में हमने ये अध्ययन किया था कल के क्लास में। आज हम स्टडी करेंगे पीवी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेज। आज इंपेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टडी करने से पहले आपको यह समझ लेना अति आवश्यक होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है। एक्टिव वॉइस की शुरुआत जब इस तरह हो कि उसकी शुरुआत मेन वर्ब से हुई हो, किसी मुख्य क्रिया से हुई हो, जैसे यहां पर सिट डाउन, ओपन, स्विच, हेल्प, ओबे, इन शब्दों से हुई हो, या इन शब्दों के पहले प्लीज, काइंडली, मैडम, सर ऐसे शब्द लगे हो और पुनः आप उसके बाद तुरंत जो है कि लगा हो मेन वर्ब, तो ये इसकी पहचान होती है कि इसकी शुरुआत मेन वर्ब से होती है। दूसरा इसका पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट यू प्राय हाइड रहता है, हिडन रहता है, छुपा रहता है, इसको रिवेल नहीं किया जाता है। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में है। समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस की मुख्य बात यह होती है कि इससे आज्ञा, कमांड, रिक्वेस्ट का भाव झलकता है, लेकिन इनके साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट यू रहता है, उसको लिखा नहीं जाता। ये इनकी पहचान होती है। हम अब यहाँ से बारी बारी से स्टडी करेंगे कि किस प्रकार के एक्टिव का किस प्रकार से पैसिव में बनाया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस में तो इसके विभिन्न प्रकार के भाव होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस से कमांड का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, एडवाइस का बोध होता है, ठीक है, कंसल्ट का बोध होता है। तो जब ऐसे भाव इनसे झलकते हैं तो इनको इनके भावानुसार हमको परिवर्तन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे, तो आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां से मैंने पहला नंबर पॉइंट लिया है, ए नंबर, जिनसे कमांड, मैंने जिस इंपेरेटिव सेंटेंस से कमांड आदेश के भाव प्रकट हो और ऑब्जेक्ट लिए हों, उनका पैसिव बनाते समय क्या करते हैं। तो जरा एक्टिव की बनावट देखिए। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस आपके सामने है कि ओपन द विंडोज लिखा हो और इस ओपन द विंडोज को कहा जाए कि आप पैसिव में कन्वर्ट करिए। तो ओपन द विंडोज में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट क्या है ओपन द विंडोज में? ओपन द विंडोज में क्या खोलना? दरवाजे खोलना, खिड़कियां खोलना। तो द विंडोज हमारा ऑब्जेक्ट है। ऐसे कमांड आदेश बताने वाले जब वाक्य इंपेरेटिव में होते हैं तो आदेश बताने वाले मुख्य रूप से जो ऑब्जेक्ट लिए हों तो पैसिव की शुरुआत करने के लिए हम लेट की सहायता लेते हैं। एलईटी, लेट। लेट लेने के बाद तुरंत जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होता है हम उसको लिख देते हैं और उसके बाद जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब को हम बी एक्शन के थर्ड फॉर्म B+V3 में बदल देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया। ऑब्जेक्ट से पहले लेट द विंडोज बी ओपेन्ड, लेट द विंडोज बी ओपेन्ड। वैसे दूसरा वाक्य स्विच ऑफ द फैन, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या ऑफ करना? फैन ऑफ करना। तो लेट द फैन, लेट द फैन। अब जो भी मेन वर्ब होता है कमांड वाले में का उसको B+V3 में बदल देते हैं। लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। बहुत सिंपल होता है। ऐसे मिलते जुलते कुछ और भी आपके एक्शन दे दे, वर्ब दे दे और उनके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो तो वैसी प्रक्रिया में अगर उनसे आदेश का भाव झलके तो हम वहां पर लेट की सहायता से उस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका बी नंबर, यदि वाक्य से कमांड या एडवाइस का बोध हो किंतु वर्ब इंट्रांजिटिव हो। देखो, अब फिर से ये भी वाक्य आपका कमांड का ही बोध कराए, अगर एडवाइस का भी बोध करा दे तो ध्यान देना है यहां पर कि इसके साथ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तब की स्थिति में क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसे ध्यान दीजिएगा। सिट डाउन, बैठ जाओ, आदेश दे रहे हैं किसी को आप, ऑर्डर कर रहे हैं किसी को आप कि बैठ जाइए, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लिए। तो ऐसी प्रक्रिया में करते क्या है कि हम अलग से यू आर ऑर्डर्ड टू, हम यू आर ऑर्डर्ड की सहायता लेते हैं और एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है उस मेन वर्ब को टू से जोड़ देते हैं। बस समझिएगा,
यू आर ऑर्डर्ड और टू प्लस एक्शन, कुछ नहीं करना, अलग से कि यू आर ऑर्डर्ड टू का एक फ्रेज लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड का, और उसको रख के बाद में इसको टू प्लस सिट डाउन कर देते हैं। समझ रहे बात को? अगर एडवाइस का बोध होता तो यू आर एडवाइस लिख के और उसके मेन वर्ब को टू लगा के लिख देते पैसिव में। ठीक है, देखिए सेंटेंस है क्या होगा आपका, गो एंड सिट, जाओ और बैठो। पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो एंड सिट, कुछ नहीं करना है क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे आपका हेल्प है, हेल्प सहायता करें, किसी ने ऐसे कहा तो एडवाइस दे रहा है भाई आपको कि भाई सहायता करें किसी का। ठीक है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव में है, आपको क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है व्यक्ति आपको। तो ऐसे में करते क्या है कि अगर उससे सलाह का बोध झलके भावानुसार ये परिवर्तित होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस पूरी तरह से भाव पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगर एडवाइस का भाव समझ में आपको रहता है यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प, हो गया काम। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सिंपल होता है इसको बदलना है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं अलग से एक फ्रेज आता है यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। ठीक है, अगला सेंटेंस है ऐसे वाक्य जिनसे सलाह एवं नैतिकता का भाव तो झलके लेकिन अब उनके साथ ऑब्जेक्ट दे दे सलाह वाले के साथ। अगर ऑब्जेक्ट ना दो तो यू आर एडवाइस टू में बदल देंगे, लेकिन सलाह या भाव का जो वाक्य का भाव झलके अगर उस वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट दे दे इसके साथ में, तो क्या करते हैं और कैसे बदलते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप मेरे ख्याल से ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से मैं आपको दिखा। ठीक है, तो देखिएगा अब नीचे वाला सेंटेंस है सी नंबर, ए नंबर हमने देखा, फिर बी नंबर देखा, अब सी नंबर देखिए। ऐसे वाक्य जिनसे सलाह एवं नैतिकता का भाव झलके एवं ऑब्जेक्ट लिए हों तब क्या करते हैं, हेल्प द पुअर। तो कुछ नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। आप जैसा कि पढ़े होंगे मॉडल एक्सिलरी शुड का प्रयोग, तो शुड का प्रयोग क्यों करते हैं, नैतिकता का भाव जहां पर झलक में आता है, मैंने जहां पर सलाह देना रहता है हमको, हम वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां पर ध्यान देंगे। हेल्प द पुअर में हम द पुअर को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब चूंकि इससे हमको एडवाइस का बोध हो रहा है तो हम इस एडवाइस भाव के लिए शुड का प्रयोग कर देते हैं जब इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो द पुअर। ठीक, और उसके बाद सलाह देने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है तो शुड बी हेल्प्ड लिख देते हैं, शुड प्लस बी हेल्प्ड का प्रयोग कर देते हैं। द पुअर शुड बी हेल्प्ड कब, जब आपके इंपेरेटिव सेंटेंस से हमें नैतिकता का या सलाह का भाव झलके लेकिन ऑब्जेक्ट लिया हुआ अगर वाक्य हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को ही पैसिव में सब्जेक्ट बना देंगे और सलाह या नैतिकता के लिए शुड का प्रयोग करके बी प्लस बी थ्री में बदल देते हैं, मेन वर्ब जो इसमें दिया रहता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, एक और सेंटेंस, ओबे योर पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करो भाई। ओबे योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है किसको, योर पेरेंट्स को, तो योर पेरेंट्स सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में योर पेरेंट्स, और यहां पर सलाह झलक रहा है तो इसलिए हम उसको सलाह के लिए शुड में बदल देते हैं। योर पेरेंट्स शुड बी हेल्प्ड, सॉरी ओबे है ना तो ओबेड हो जाएगा, शुड बी ओबेड। योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, आपके पेरेंट्स का आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, ये भाव इसका आएगा। बात समझ रहे हैं, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, तो अब तक हमने आपको दिखाया इंपेरेटिव सेंटेंस में ए नंबर जिससे कमांड का बोध हो, ऑर्डर का बोध हो, तो उसका पैसिव किससे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट तक उसके साथ में दिया हो तो लेट से बनाते हैं, लेट प्लस वो ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद बी प्लस बी थ्री कर देते हैं। और ऐसे वाक्य जिनसे कमांड या एडवाइस का बोध हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया हो, इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तो हम यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड की सहायता से बना देते हैं। ठीक, ऐसे वाक्य जिनसे सलाह या नैतिकता का भाव झलके लेकिन ऑब्जेक्ट दिया उसके साथ में, तो उस ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव का, और शुड बी का प्रयोग करके उसमें जो एक्टिव में मेन वर्ब आता है उसकी बी थ्री का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, ये जो बोली हुई बात है मेरा ना, इसी को ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं इसी का। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला सेंटेंस है आपके सामने डी नंबर में, यदि वाक्य से रिक्वेस्ट का भाव झलके, मैंने प्लीज काइंडली ऐसे शब्द लगे हों उनसे रिक्वेस्ट का भाव आए इंपेरेटिव सेंटेंस से, तो इन दोनों शब्दों को हम हटा देते हैं। सबसे पहली बात, प्लीज और काइंडली को हम वहां से हटा देते हैं, इसके भाव जो रिक्वेस्ट आ रहा है ना उसी को मेन वर्ब बना देते हैं। किसकी सहायता से, तो यू आर ऑर्डर्ड की सहायता से, यू आर रिक्वेस्टेड की सहायता से। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करें। अगर इसको आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना है तो प्लीज शब्द से रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है, अर्थात यहीं पर हम इसको सीधा यू आर रिक्वेस्टेड का एक फ्रेज लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर हेल्प मी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक,
या फ्रेज नहीं है, इसमें क्लास है आपका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। दूसरा सेंटेंस है काइंडली गिव मी ए कप ऑफ टी। काइंडली शब्द से निवेदन का पूर्व हटा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ कप ऑफ टी। कुछ नहीं करते, जो कहते हो सब छोड़ के बस प्लीज और काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए और दिए हुए वाक्य को टू से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहां पर प्लीज है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। देखिए काइंडली है हटाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ कप ऑफ टी। बहुत सिंपल होता है बनाना रिक्वेस्ट वाला। अब अगला ई नंबर, यदि वाक्य से प्रस्ताव का भाव चल के, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, जिसमें लेट से सेंटेंस बना हो कि लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेले, आओ क्रिकेट खेले, प्रस्ताव का भाव चल के, तो कुछ नहीं करते हैं, इसमें इस अस को हम बाई अस में बदल देते हैं और अंत में कर देते हैं लेट, और इस वाले ऑब्जेक्ट को इसके जगह पर कर देते हैं। इतना सिंपल कि मैं क्या बताऊं। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट दिया है इसके ऑब्जेक्ट पर करिए, तो लेट क्रिकेट, और जो प्ले दिया है इसको बी से जोड़ दीजिए, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, लेट मी कंप्लीट इट। इसमें ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये प्रस्ताव वाला है जिसे प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, तो लेट मी कंप्लीट इट, मुझे इसे कंप्लीट करने दीजिए भैया, किसी ने कहा। तो लेट इट बी कंप्लीटेड, इधर से चलिए उल्टा, लेट इट बी कंप्लीटेड बाय मी, मेरे द्वारा इसे कंप्लीट कर लिया जाने दीजिए। इस तरह से इसकी पैसिव बन जाती है इंपेरेटिव सेंटेंसेज की। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। अब मान लीजिए कि अगर आपके सामने इसी लेट से अगर वाक्य ऐसे दे दे कि लेट हिम गो, उसे जाने दें, तो इसमें देखिए आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे में इसमें ऑब्जेक्ट था इन दोनों वाक्यों में, लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि इससे प्रस्ताव का भाव नहीं झलक रहा है, इससे रिक्वेस्ट का भाव झलक रहा है। अब भावानुसार करते क्या है कि यू आर रिक्वेस्टेड लिख के और टू लेट हिम गो पूरा लिख देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो। बहुत सिंपल होता है लेट से। अगर ऐसे वाक्य का स्ट्रक्चर होगा तब रिक्वेस्ट का भाव चल के लेट से, तो यू आर रिक्वेस्टेड रख के फिर लेट हिम गो, लेट देम गो, वो शब्द को हम जो कहते हो आगे लिख देते हैं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं आपको। अब यहां से देखिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके, जब एक्टिव से पैसिव में हम शब्द चलते हैं। ठीक है, ये अब थोड़ी सी अलग की बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने अध्ययन कर लिया है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर कुछ ऐसे वर्ब्स आए हो जो बेयर इंफिनिटिव लेती हो, मैंने बिना टू का आती है वाक्य में, जैसे मेक है कि अपने बाद ऑब्जेक्ट लिखती है तो उसके बाद आने वाली क्रिया से पहले वो इंफिनिटिव टी और टू नहीं लेके वो बेयर इंफिनिटिव आती है, बिना टू का आती है। ठीक, आई मेड हिम कट माई हेयर, मैंने अपना बाल उससे कटवाया। ठीक, इसकी हिंदी हो गई। अब इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आई मेड हिम, तो हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा ही वॉज मेड टू, ये जो कट है कट आ जाएगा, ही वॉज मेड टू कट। अब ये जो बेयर इन्फिनिटिव था वो इन्फिनिटिव में बदल जाता है पैसिव में। महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि जो बेयर इन्फिनिटिव है, टू नहीं लगा है, ये पैसिव में जब बदलते हैं तो वो टू बदल लेके आ जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है परीक्षाओं में। ही वॉज मेड टू कट माई हेयर। ठीक है, अगला सेंटेंस है कि दे हर्ड द चाइल्ड क्राई, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई। बात समझ रहे हैं यहाँ पर, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, टफ नहीं है। ठीक है ना, आप इसको बना लेंगे। अब ये बाई के बाद इसको बाई के बाद देम लिखें कि आए का मी लिखें, ये लिखना उचित नहीं होता है। ठीक है ना, वो सेंस पर समझ में आता है, उसको नहीं भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला बता रहा हूं, उसे भी ध्यान लीजिएगा। अब इन वाक्यों को जरा यहां से देख लीजिएगा जो अभी लिखा हूं आपके सामने। ठीक है, यदि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, वन, पीपल, आर्यंस या अन्य कोई भी सब्जेक्ट ऐसे हो जो लिखे हो जिसको पैसिव में आप महत्व नहीं देना चाहते हैं बिल्कुल ही, तो आप उसको बाई के बाद नहीं रखिए, खासकर जब ये हो तो बिल्कुल ही ना रखिए। ठीक है, इसीलिए पैसिव पढ़ाई जाता है। जैसे सेंटेंस है कि समवन स्टोल माई वॉलेट, तो माई वॉलेट वाज स्टोलन बाय समवन, ये लगाने की आवश्यकता नहीं, वो अंडरस्टूड है कि किसी ने चुराया होगा भाई। अब जरूरी नहीं कि उसको अब लिखे यहाँ पर कि समवन, जब जानकारी आपको नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप महत्व नहीं दिखाना चाहते, भाई कौन व्यक्ति आपको जानकारी थोड़ा नहीं है स्पेशल। तो ऐसी प्रक्रिया में हम ऐसे सब्जेक्ट अगर दिए हो, पीपल दे दे, ऑडियंस दे दे, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी ऐसे दे दे, वन दे दे, तो हम इन सब्जेक्टों को बाई के बाद नहीं लिखते हैं।
इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। अब प्रश्न ये कि अगर ऐसा पैसिव वॉइस दे दे कि माई वैलेट वाज स्टोलन, अगर कि इसको एक्टिव में कन्वर्ट करिए, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही प्रक्रिया लगाएंगे। अब भावानुसार देखेंगे, समवन, समबारी, नो वन, नो बारी, वन, पीपल, आर्यंस में से कौन सा सेट कर रहा है? माई वैलेट वाज स्टोलन, ठीक, मेरा वैलेट चुरा लिया गया यार। अब सोचिए थोड़ी देर दिमाग में, किसके द्वारा? तो किसी के द्वारा चुराया गया होगा। अब नहीं पता, किसी के द्वारा दिमाग में आ गया, मतलब कि यहां पर सब्जेक्ट अगर इसको पैसिव से एक्टिव में लेके आएंगे तो हमको समवन यहां पर मानना पड़ेगा। तो समवन स्टोल माई वैलेट, उसी को आपने ऐसे लिखा है, तो माई वैलेट वॉज स्टोलन, बाई के बाद समवन को लिखना उचित नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाली बातें थी आपकी, किससे? एक्टिव से पैसिव में चलते समय, ठीक है। हालांकि एक आध और पॉइंट है, वो जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का पुनः एक बार ग्रामर चालू करूंगा तो वो सारी चीजें ली जाएंगी। बस आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैं ये सारी चीजें ध्यान में रख रहा हूं कि जल्दी से कवर कर दिया जाए, ठीक है। तो आज के लिए वॉइस में बस इतना ही। आगे और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जब हम पुनः एक बार और लेंगे कभी, तो आप फिर से एक बार कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टडी करिएगा, तो धैर्य से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन से पहले ये चीजें कवर कर देना चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से अपने केंद्रित करके उतनी दूर की तैयारी कर लें, ठीक है। कुछ अन्य भी पहलू है, मैं उसको टच करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।